ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनिका ने सोचा नहीं था कि जिस आदमी का उसने ऑपरेशन किया था उसकी पत्नी उसे हॉस्पिटल में इस तरह मिल जाएंगे। अंजलि आंटी ने अनिका की ओर इशारा करते हुए उसे फिर से कहा, थैंक यू सो मच, आज तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड जिंदा हैं। अनिका के आसपास खड़े लोग उसे बड़े सम्मान के साथ देखने लगे। अनिका लिफ्ट से बाहर निकली। उसने अंजलि आंटी से कहा, जी मैं यहाँ अपने रिश्तेदार से मिलने आई हूँ। अब्दुल, जो यह सब देखकर चौंक गया था, उसने अंजलि आंटी से फिर एक बार पूछा, मैडम क्या आपको यकीन है कि इसी लड़की ने? अब्दुल अपनी बात पूरी करे उससे पहले अंजलि आंटी ने उसे जवाब दे दिया, इस लड़की को मैं कैसे भूल सकती हूँ, कोई चांस ही नहीं, यही तो है वो। ये बात सुनते ही जैसे अब्दुल अपनी जगह पर जम गया। उसने जो सुना था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। अब्दुल ने अनिका से पूछा, क्या आपने मेडिकल ट्रेनिंग ली है? अनिका ने अब्दुल को तीखी नजरों से देखा। अब्दुल को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि कल रात अनिका ने उसे बताया था कि वो रोहित से मिलना चाहती थी। तब अब्दुल ने सोचा था कि जो लड़की कभी कॉलेज नहीं गई उसे मेडिकल साइंस के बारे में क्या पता होगा। बहाना बनाकर बस रोहित के करीब आना चाहती होगी। मगर अब्दुल को ये एहसास हो चुका था कि वो गलत था। तभी वहाँ रोहित लेबोरेटरी से किशन जी की स्कैन रिपोर्ट लेकर हॉस्पिटल कॉरिडोर में आया। रोहित ने देखा कि अब्दुल, अंजलि आंटी और अनिका साथ खड़े कुछ बात कर रहे थे। अंजलि आंटी जिस तरह से अनिका को देख रही थी, रोहित को डाउट हुआ कि शायद अनिका ही वो लड़की थी जिसने किशन अंकल की जान बचाई थी। रोहित उनके पास आया और अंजलि आंटी से पूछा, आंटी आप इन्हें जानती हैं? क्या यही वो लड़की है? अंजलि आंटी ने एक बड़ी सी स्माइल देकर रोहित से कहा, यस रोहित, सी इज वन। अनिका का ये नया रूप देखकर रोहित फिर सरप्राइज हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अनिका है कौन, अच्छी है या बुरी, स्कूल ड्रॉप आउट है या कोई जीनियस। रोहित बस अनिका की आंखों में देखता रहा। रोहित जिस तरह अनिका को देख रहा था वो धीरे धीरे अंजलि आंटी, अब्दुल और आसपास खड़े लोगों ने भी नोटिस किया। अनिका रोहित की नजर हटाने के लिए यहाँ वहाँ देखने लगी। फिर अचानक अब्दुल से पूछा, क्या मुझे मिस्टर रोहित मारवा का अपॉइंटमेंट मिल सकती है? अनिका की इस बात पर रोहित ने अनिका से पूछा, अपॉइंटमेंट? किस बात की अपॉइंटमेंट? रोहित की बातों से अनिका को पता चल गया कि शायद कल रात का मैसेज अभी तक अब्दुल ने रोहित को नहीं पहुंचाया था। अनिका ने अब्दुल से पूछा, क्या आपने मेरा मैसेज मिस्टर रोहित मारवा को नहीं दिया है? अनिका की बात सुनते ही अब्दुल के चेहरे का रंग उतर गया। रोहित ने अब्दुल की ओर देखकर उसे कड़क आवाज में पूछा, अब्दुल ये किस अपॉइंटमेंट की बात कर रही हैं? इनका मैसेज क्यों नहीं दिया तुमने मुझे? अब्दुल को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो अटक अटक के रोहित से बात करने लगा। वो दरअसल मैडम कल रात को आपसे मिलना चाहती थी, आपकी दादी माँ के ऑपरेशन के बारे में कोई बात करना चाहती थी। रोहित को अब्दुल की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। रोहित ने आसपास खड़े लोगों की परवाह न करते हुए ऊंची आवाज में कहा, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? रोहित अब्दुल को और कुछ कहने जाता उससे पहले अब्दुल रोहित से कहने लगा, मगर सर शायद एक बार किसी तरह अनिका जी ने किशन सर की जान बचाई हो, मगर वो तो कभी कॉलेज भी नहीं गई। उन्होंने मेडिकल की कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं हासिल की है। अनजाने में किसी की जान बचा लेना एक बात है और आपकी दादी की जो कंडीशन है उसे ट्रीट करना बहुत अलग बात है। इसलिए मैंने सोचा। अब्दुल की ये बात अनिका को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उसे लगा अब्दुल उसे नीचा दिखाना चाहता था, इसलिए अनिका ने अब्दुल को एक करारा जवाब दिया, आप किसी इंसान की काबिलियत पर कैसे शक कर सकते हो जब आपको पता ही नहीं उस इंसान की काबिलियत क्या है? वो जानने की कोशिश भी नहीं की। मौका दिए बगैर आप हार जीत का फैसला नहीं कर सकते। अब्दुल ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, देखिए मैं सालों से रोहित जी के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और मुझे अब तक इतना पता चल चुका है कि दादी माँ का ऑपरेशन अगर कोई कर सकता है तो वो है सिर्फ डॉक्टर अमृता। अनिका ने रोहित की ओर देखते हुए अब्दुल के सवाल का जवाब दिया, कोई उनसे बेहतर हो तब भी आप उन्हें मौका नहीं देंगे? आप लोगों की डिग्रियां देखते हैं या उनका परफॉर्मेंस? किसी का नाम बड़ा होता है तो किसी का काम, और फिर मौका देने में बुराई क्या है? इससे पहले कि अब्दुल कुछ कहने जाता, रोहित ने हाथ के इशारे से उसे रोक लिया। रोहित ने अनिका से कहा, दादी माँ चंडीगढ़ की अस्पताल में है,
उनकी कंडीशन ऐसी है कि उन्हें कहीं ले जाया नहीं जा सकता। आपको चंडीगढ़ आना होगा मेरे साथ। अनिका ने कहा, ठीक है, 2 दिन बाद चलेंगे। मुझे मेरी बुआ को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। इतना कहकर अनिका फिर से लिफ्ट की ओर जाने लगी। 2 कदम चलने के बाद रुककर उसने फिर से रोहित से कहा, और हाँ मिस्टर मारवा, मैं कार में अकेली ही ट्रेवल करूंगी। सर्जरी से पहले मेरी नींद का पूरा होना जरूरी है। रोहित ने कहा, ठीक है, मेरी पर्सनल गाड़ी में मेरा ड्राइवर आपको ले जाएगा। मैं किसी और गाड़ी में आ जाऊंगा। मेरी गाड़ी में आप आराम से सो सकती हैं बिना किसी डिस्टरबेंस के। जब अनिका फिर से मुड़कर लिफ्ट की ओर जाने लगी तब रोहित ने उसे पूछा, मिस अनिका, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप हमारी मदद क्यों करना चाहती हैं? अनिका चलते चलते रुक गई। अनिका को लगा कि शायद रोहित को इस बात का शक हो चुका है कि वो ही डॉक्टर अमृता है, वरना इतना बड़ा आदमी उसे अपनी दादी माँ का ऑपरेशन करने की इजाजत कैसे देता। अनिका ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर मुड़कर रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरी एक शर्त है, जब मैं आपकी दादी माँ का इलाज कर दूं तो आपको मेरी भी एक मदद करनी होगी। मैं यहाँ किसी को ढूंढ रही हूँ और उसे ढूंढने में आपको मेरी मदद करनी होगी। रोहित चौंक गया। उसने अनिका से पूछा, आप किसे ढूंढ रही हैं? तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। अनिका ने रोहित की बात का सिर्फ इतना सा जवाब दिया, बता दूंगी। एक बार आपकी दादी माँ का ऑपरेशन हो जाए उसके बाद बताऊंगी। इतना कहकर अनिका लिफ्ट के अंदर चली गई। अनिका सिर्फ उस बेनाम ईमेल में लिखी बातों पर अमल कर रही थी। अपने बेटे तक पहुंचने का उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, और अगर वो बेनाम ईमेल करने वाला अगर रोहित खुद हुआ तो वो जानती थी कि काम पूरा होने के पहले वो रोहित को अपनी असलियत नहीं बता सकती थी। और अगर उस बेनाम ईमेल के पीछे रोहित ना भी हुआ तो अनिका को पता था कि उसकी दादी का इलाज करने के बाद रोहित अपने कनेक्शन लगाकर उसके बेटे को जरूर ढूंढ लेगा। जैसे ही अनिका के लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, रोहित ने अब्दुल को गुस्से से देखा। रोहित की आंखों में लिखा सवाल अब्दुल ने पढ़ लिया था। अब्दुल सर नीचे झुकाकर रोहित से कहने लगा, आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। रोहित ने अब्दुल से फिर से कहा, क्या तुम जानते हो तुमसे क्या गलती हुई है? अपनी नजरें नीचे रखे उसने जवाब दिया, मैंने उस इंसान से मिलने से रोका जो आपकी दादी माँ का इलाज कर सकती थी। अब्दुल की बात पूरी हो उससे पहले रोहित ने उसकी बात पूरी की। तुम्हारी गलती यह थी कि तुमने सोचा, लेकिन तुम मेरे पर्सनल गार्ड हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारा काम है लोग तुम तक जो मैसेज पहुंचाए वो मुझ तक पहुंचा दो, ना कि खुद सोचो कौन सा मैसेज पहुंचाना है और कौन सा नहीं, क्योंकि सोचने के लिए दिमाग होना चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। जानती हो तुम्हारी गलती की वजह से दादी माँ के इलाज का इतना बड़ा चांस मिस हो गया होता। अब्दुल को रोहित की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे वो दिन याद आ गया जब उसने नई नई कंपनी ज्वाइन की थी। तब जो भी रोहित से मिलने आता उसका मैसेज अब्दुल रोहित को पहुंचा देता, मगर उस वक्त रोहित ने अब्दुल को यह कहते हुए डांटा था, जो मुझसे मिलना चाहता है अगर उन सबके मैसेज मुझे पहुंचाते रहोगे तो मेरा दिन तो तुम्हारे मैसेज सुनने में ही निकल जाएगा। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और समझने की कोशिश करो कि किसका मैसेज मुझ तक पहुंचाना चाहिए और किसका नहीं। खुद फिल्टर करो, वरना तुम में और किसी मशीन में क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए पिछले कुछ सालों से अब्दुल वही मैसेज रोहित तक पहुंचाता था जो उसे लगता था कि रोहित के लिए सुनना जरूरी है, और रोहित भी अब्दुल पर पूरा विश्वास करता था। मगर न जाने इस अनिका ने रोहित पर क्या जादू कर दिया था। रोहित अपनी ही कही हुई बात भूल गया था। अब्दुल से बातें करते हुए अचानक रोहित का ध्यान अंजलि आंटी पर गया। हॉस्पिटल कॉरिडोर में रखी एक बेंच पर जाके वो बैठ गई थी और मन ही मन कुछ सोच रही थी। रोहित उनके पास गया और उनके कंधे पर हाथ रखकर उसने पूछा, अंजलि आंटी। अंजलि आंटी को जैसे रोहित की बात और रोहित का स्पर्श महसूस ही नहीं हुआ था। वो बस अपने मन में अंदर ही अंदर कुछ सोचे जा रही थी। रोहित उनके बगल में आकर बैठा और इस बार आवाज ऊंची करके उसने पूछा, आंटी आप ठीक तो है ना? अंजलि आंटी अपने ख्याल से बाहर आई और रोहित से कहने लगी, नथिंग बेटा। रोहित, नथिंग, मैं बस कुछ सोच रही थी। इस लड़की को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। रोहित आंटी की यह बात सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि अभी अभी आंटी ने कहा था कि यह वही लड़की है जो कल उन्हें होटल में मिली थी और जिस लड़की ने किशन अंकल की जान बचाई थी। रोहित ने अंजलि आंटी से कहा, आंटी आपने अभी अभी कहा ना कि इसे आपने कल ही देखा था होटल में। अंजलि अभी कुछ सोच रही थी। उसने रोहित से कहा, नहीं नहीं वैसे नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत पहले से मैं इस लड़की को जानती हूँ। जाने दो,
हो सकता है मैं गलत हूँ, कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। रोहित ने अंजलि आंटी का हाथ पकड़ा और दोनों किशन जी के रूम की तरफ आगे बढ़ने लगे। किशन जी की छाती पर पट्टियां लगी थी और वो रिमोट से टीवी चैनल चेंज कर रहे थे। जैसे ही रोहित अंजलि आंटी को लेकर रूम में आया, किशन जी ने रोहित से कहा, अरे बेटा रोहित, तुम क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हो? आई एम फिट एंड फाइन, नाउ डोंट वरी अबाउट मी। तुम अपना काम छोड़कर इस तरह मेरे पीछे वक्त बर्बाद कर रहे हो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अगर तुम्हारा ध्यान मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से हटा तो भाई नुकसान हम जैसे इन्वेस्टर का ही होगा। ये कहकर किशन अंकल हंसने लगे, मगर हंसते ही उनकी छाती में दर्द महसूस हुआ। तभी अंजलि आंटी ने कहा, अब बस भी कीजिए, ये हंसी मजाक पहले ठीक हो जाइए, बाद में करते रहिएगा। रोहित ने किशन जी से कहा, आंटी इज राइट, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते आपको बस आराम करना है और किसी चीज के बारे में सोचना नहीं है। तभी रोहित को कल शाम वाली बात याद आ गई। रोहित ने अंकल और आंटी से पूछा, वैसे आप लोग यहाँ किससे मिलने आए थे? टीवी की आवाज कम करते हुए किशन अंकल ने कहा, बेटा मैं यहाँ अपनी बड़ी बहन को ढूंढने आया था। 25 साल बाद उसकी कोई खबर मिली थी मुझे। उसने यही किसी लड़के से शादी की थी, उसकी सरनेम गुलेरिया था। मगर मुझे पता चला कि 2 साल बाद एक बच्ची को जन्म देकर मेरी बहन हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। अपनी बहन के बारे में बात करते हुए किशन जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। अंजलि ने किशन जी को संभालते हुए कहा, 30 साल पहले की बात है। हाँ, अगर वो आज हमारे साथ होती तो यह बहुत खुशी की बात होती। आज भले ही वो हमारे साथ नहीं है, मगर हमें उनकी बेटी को ढूंढना है। किशन अंकल ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, बस अब तो इतनी सी इच्छा है कि उसकी बेटी को हम हमारे साथ ले जाएं और अच्छे से उसकी देखभाल करें, ठीक वैसे जैसे उसकी माँ हमारी देखभाल किया करती थी हमारे बचपन में। ये ख्याल आते ही किशन अंकल अपने बेड से उठने लगे और रोहित और अंजलि से कहने लगे, चलो अभी अभी हम गुलेरिया हाउस जाते हैं और अपनी बेटी को ले आते हैं। आंटी ने किशन अंकल को रोकते हुए कहा, अभी नहीं, पहले एक बार आप ठीक हो जाइए, उसके बाद हम जाकर ले आएंगे। आप रहने दीजिए, मैं ही जाकर उनसे पहले मिल आती हूँ। तभी किशन जी ने रोहित से कहा, बेटा जरा मेरी वो बैग देना। कमरे में एक कोने से रोहित ने किशन अंकल की बैग लेकर उसके बेड के पास रख दी। किशन जी ने अपने बैग खोली और उसमें से एक पुरानी तस्वीर निकाली। किशन जी ने ये तस्वीर अंजलि आंटी को देते हुए कहा, ये है मेरी बहन स्वाति की तस्वीर। तुम जब वहाँ जाओगी और स्वाति की बेटी से मिलोगी तो आकर मुझे बताना, क्या स्वाति की बेटी की सूरत मेरी बहन से मिलती है? तस्वीर देखते ही अंजलि आंटी के होश उड़ गए। अभी अभी थोड़ी देर पहले अनिका को देखकर अंजलि आंटी को जो कुछ भी महसूस हो रहा था वो यूं ही नहीं था। किशन जी की दी हुई फोटोग्राफ्स और अनिका की सूरत हूबहू मेल खाते थे। आंटी का शक यकीन में बदलने लगा था कि कल शाम जिस लड़की ने उनके पति की जान बचाई थी वो लड़की कोई और नहीं बल्कि किशन जी की भांजी थी। अंजलि आंटी ने रोहित की तरफ देखा और रोहित को पूछने लगी, बेटा रोहित, अभी जो लड़की हमें बाहर मिली थी वही लड़की जिसने कल अंकल जी की सर्जरी की थी, वो तुम्हारे होटल में रहती है ना? रोहित ने कहा, हाँ। आंटी ने रोहित से पूछा, क्या तुम उसका नाम जानते हो? रोहित ये सवाल सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि उसका नाम तो अंजलि आंटी खुद भी जानती थी। रोहित ने कहा, हाँ आंटी, उसने बताया तो हमारी बात भी हुई। आप जानती हैं उनका नाम अनिका है। अंजलि आंटी की सांसें अब और तेज होने लगी थी। उन्होंने रोहित से पूछा, नाम तो मैं जानती हूँ लेकिन मुझे उसका पूरा नाम नहीं पता, क्या तुम जानते हो उस लड़की का नाम क्या है? रोहित ने मन ही मन कुछ याद किया और फिर अंजलि आंटी की बात का जवाब दिया, हाँ अनिका गुलेरिया है उसका पूरा नाम। रोहित हैरान होकर अंजलि आंटी को देख रहा था। थोड़ी देर अंजलि आंटी ने मन में कुछ सोचने के बाद रोहित से कहा, आई विल नीड योर हेल्प। मुझे इस लड़की अनिका गुलेरिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। बेड पर लेटे किशन जी को रोहित और अंजलि की बातें समझ में नहीं आ रही थी। जब अनिका ने कल शाम उन पर ऑपरेशन किया था तब वो बेहोश थे, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अंजलि आखिर क्यों अनिका के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहती थी। किशन अंकल ने हैरान होकर अंजलि आंटी से पूछा, कैन समवन टेल मी व्हाट इज गोइंग ऑन? कौन है ये अनिका और तुम उसकी जासूसी क्यों करना चाहती हो? इस बात पर अंजलि आंटी ने हंसते हुए जवाब दिया,
जासूसी इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे शक है कि जिस लड़की ने कल शाम आपकी जान बचाई थी वही लड़की आपकी बहन की बेटी है। रोहित ने जैसे ही ये बात सुनी उसने अब्दुल को फोन लगाकर कहा, तुमने और सनी ने जो इन्फॉर्मेशन सारी निकाली थी अनिका के बारे में, उसकी एक कॉपी बनाकर अंजलि आंटी को दे दो और यह काम अभी करना। अब्दुल जल्दी से सारी कलेक्ट की हुई इन्फॉर्मेशन की कॉपी बनाकर किशन जी के रूम में लेकर आया। अनिका गुलेरिया की इन्फॉर्मेशन वाली फाइल पढ़ने के बाद किशन जी और अंजलि आंटी को यकीन हो गया कि अनिका ही किशन की खोई हुई भांजी थी। ये पता चलते ही किशन जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बरसों की ख्वाहिश किसी ने पूरी कर दी हो। उन्हें जैसे ही किसी ने जीने का नया मकसद दे दिया हो। अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए किशन जी ने कहा, कोई प्लीज उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं देखना चाहता हूँ उसे अभी इसी वक्त, प्लीज ब्रिंग हर टू मी। रोहित और अब्दुल ने एक दूसरे को देखा और कहा। अब्दुल तुरंत ज्योति बुआ के रूम की ओर दौड़ा, मगर अनफॉर्चुनेटली जब तक अब्दुल वहां पहुंचता अनिका ज्योति बुआ की रिपोर्ट लेकर निकल चुकी थी। अब्दुल ने रिसेप्शन से गौतम गुलेरिया का नंबर लेकर अंजलि आंटी को दे दिया। किशन जी के चेहरे की ओर देखकर लग रहा था जैसे कल शाम को उन्हें कुछ हुआ ही न हो। उनके चेहरे पर ऑपरेशन का कोई दर्द नहीं दिख रहा था। उन्हें अब बस एक ही उम्मीद थी कि जल्द से जल्द वो अपनी भांजी अनिका को अपनी आंखों से देख सके। तभी रोहित ने कहा, अंकल आंटी, अब आपके पास गौतम जी का नंबर है, आप उन्हें कांटेक्ट कर लीजिए। आई एम श्योर बहुत जल्द ही आपकी मुलाकात अनिका से हो जाएगी। बट इन द मीन वाइल मेरे एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्चुअल मीट है, मुझे अभी होटल जाना होगा। रोहित की यह बात सुनते ही किशन ने हंसते हुए जवाब दिया, यंग मैन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था अगर तुम अपना ध्यान बिजनेस पर से हटा दोगे तो हम जैसे इन्वेस्टर्स का क्या होगा। हॉस्पिटल के कमरे में सभी लोग एक साथ हंस पड़े। होटल पैराडाइज प्रेसिडेंशियल स्वीट में रिया अपने टेबलेट पर गेम खेलते खेलते आर्यन से फोन पर बातें कर रही थी। रिया ने आर्यन से कहा, मेरे साथ कुछ दिन की संगत ने तुम्हें पूरी तरह से बदल दिया है, तुम भी अब स्मार्ट हो गए हो। मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा लगा। अगर मॉम डैड की दादी माँ का इलाज करती हैं तो तुम इनोसेंट प्रूफ हो जाओगे और मम्मा को तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। इस तरह हम सब साथ साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह रह पाएंगे। रिया की मुंह से तारीफ सुनना आर्यन के लिए बहुत बड़ी बात थी। आर्यन शर्माते हुए धीमी आवाज में रिया से बोला, थैंक यू सिस्टर। फिर अचानक रिया को एक बात याद आई। वो अपनी जगह से खड़ी होकर बालकनी में चली गई। अब वो थोड़ी धीमी आवाज में आर्यन से बातें करने लगी। सुनो, इस खुशी के मौके पर अगर आज तुम्हारी बहन तुमसे कुछ मांगे तो क्या उसे दोगे? रिया की बात सुनकर आर्यन रिया की कोई बात टाले इसका कोई चांस नहीं था। आर्यन ने कहा, जो तुम कहो वो मैं करूँगा, इट्स अ प्रॉमिस। शरारती रिया को तो जो मौका चाहिए था वो आर्यन ने उसे दे दिया था। रिया ने आगे बात करते हुए कहा, सच बताओ, मेरी पहनी हुई फ्रॉक में तुम बहुत क्यूट लग रहे थे ना? एज ब्यूटीफुल एज आई एम। ओह गॉड, आई मिस्ड इट। मुझे तुम्हें इस फ्रॉक में देखना था। चाहे कुछ भी हो जाए, क्या तुम वो फ्रॉक फिर से पहनोगे और मुझे तुम्हारी एक पिक्चर भेजोगे? आर्यन अपनी ही दी हुई प्रॉमिस में फंस चुका था। वो पिंक फ्रॉक जब उसने उतारा था तब सोचा था कि जिंदगी में कभी दोबारा इसे वापस नहीं पहनूंगा, मगर अब उसे रिया की न सिर्फ इच्छा पूरी करनी थी बल्कि अपने दिए गए प्रॉमिस को भी निभाना था। आर्यन रिया को कुछ कहे उससे पहले रिया ने आर्यन से कहा, जस्ट होल्ड ऑन, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम खेल रही हूँ, मगर मेरी टीम मेट्स मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, मुझे उनसे कुछ बात करनी होगी, तुम लाइन पर रहो। ये कहकर रिया अपने गेमर दोस्तों के साथ ब्लूटूथ के जरिए बातें करने लगी। तुम सब इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तुमसे कितनी बार कहा है तुम लोग सिर्फ वो करो जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी है। किसी भी टीम में खेलने का पहला नियम ये होता है कि कैप्टन की कही हर बात को मानना होता है। अगर तुम यह नहीं कर सकते तुम मेरी टीम में भी नहीं खेल सकते। सुपरस्टार एंडरसन एंड सागर 83, यू बोथ आर आउट। बाकी टीम भी सुन लो, मैं कम प्लेयर्स के साथ भी गेम जीत सकती हूँ, मगर जो प्लेयर्स मेरा साथ नहीं दे सकते उन्हें टीम में मैं नहीं रख सकती। अगर तुम्हें चैंपियनशिप जीतनी है और मेरी टीम में खेलना है तो तुम वही करो जो मैं कहती हूँ। ये सब सुनकर आर्यन को अपनी बहन रिया के लिए बहुत प्राउड फील होने लगा। आर्यन कहीं न कहीं चाहता था कि ये रिया की सारी क्वालिटीज आर्यन भी अपना सके। टीम को इंस्ट्रक्शंस देने के बाद रिया फिर से आर्यन से बातें करने लगी।
रिया ने कहा, हाँ तो ब्रदर कहाँ थे हम? हाँ तो तुम्हें अपनी प्रॉमिस निभानी है और वो पिंक ड्रेस पहनकर मुझे एक पिक भेजनी है। इतना याद रखना, कोई अगर अपनी प्रॉमिस तोड़े तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आर्यन जितना रिया से प्यार करता था उतना ही उससे डरता भी था। वो ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता था जिससे आर्यन की जिंदगी में आया ये पहला दोस्त उससे नाराज हो जाए और वो उसे खो दे। फोन रखते ही आर्यन अपने वार्डरोब के पास गया। वो बिल्कुल नीचे के ड्रॉवर में वो पिंक ड्रेस ढूंढने लगा। उसने वो पिंक ड्रेस ऐसी जगह पर रखी थी जहां रोहित की नजर न पड़े, मगर आज उसे वो ड्रेस वहां नहीं मिल रही थी। आर्यन हैरान हो गया। अभी एक दिन पहले रखी ड्रेस कैसे गायब हो सकती है? उसके रूम में साफ सफाई करने आने वाले लोगों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी थी कि किसी भी चीज को वो यहाँ वहाँ न करें। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि ड्रेस कैसे गायब हो सकती थी। ये काम सिर्फ एक ही इंसान का हो सकता था। अभी आर्यन ये सोच ही रहा था कि तभी रोहित बेडरूम में आया। आर्यन को परेशान देखकर रोहित ने उससे पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? ड्रेस न मिलने की वजह से आर्यन बहुत टेंशन में था। उसे लग रहा था कि कहीं रिया को दी हुई प्रॉमिस टूट न जाए। आर्यन ने अपनी ही टेंशन में रोहित से कह दिया, मैंने यहाँ एक ड्रेस रखी थी, अब वो मिल नहीं रही है। दरअसल रोहित ने जब आर्यन का ड्रॉवर खोला था तब उसे ये ड्रेस मिली थी। रोहित ये देखकर बहुत परेशान हो गया था कि आर्यन के बाथरूम में एक लड़की की फ्रॉक क्या कर रहा था। रोहित ने नौकरों से कहकर वो ड्रेस डिस्पोज कर दी थी। रोहित आर्यन के पास बैठकर बड़ी शांति से आर्यन को समझाने लगा, देखो बेटा, वो जो ड्रेस थी वो तुम्हारे लिए नहीं थी। तुम नहीं पहन सकते वो ड्रेस, इसलिए मैंने वो ड्रेस किसी को दे दी। ये बात सुनते ही आर्यन रोहित से चिढ़ गया। उसने रोहित से कहा, बिना पूछे आपने मेरी कोई चीज किसी को कैसे दे दी? आप ऐसा नहीं कर सकते डैड, आपको ये नहीं करना चाहिए था। आपने अपना ही बनाया हुआ रूल तोड़ा है। आप ही ने सिखाया था बिना इजाजत किसी की भी चीज को हाथ नहीं लगाते। फिर आपने मेरी चीज को कैसे हाथ लगाया और उसे किसी और को दे दिया? नो वंडर मॉम आपसे इतनी चिढ़ती क्यों है, आप हो ही ऐसे। आर्यन के मुंह से ये बात सुनकर रोहित को डबल झटके लगे। एक तो ये कि आर्यन ने पहली बार रोहित से इतने गुस्से में बात की थी और दूसरी ये कि अनिका ने आर्यन से कहा था कि उसे रोहित से चिढ़ होती है। रोहित ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए आर्यन से पूछा, क्या अनिका जी ने खुद कहा कि वो मुझसे नफरत करती हैं? आर्यन ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, एंड इवन आई हेट यू। आर्यन की आवाज सुनकर सनी भी दौड़कर कमरे में आ गया। उसने रोहित को शांत रहने का इशारा किया। आर्यन की बातों को सुनकर रोहित को ऐसा लगा कि अगर सचमुच अनिका रोहित से नफरत करती थी तो फिर वो बार बार आर्यन के करीब आने की कोशिश क्यों कर रही थी। आज किशन अंकल और अंजलि आंटी से जो कुछ भी अनिका के बारे में पता चला था उससे रोहित के मन में अनिका के लिए कंफ्यूजन और भी बढ़ गया था। अनिका के ख्यालों को मन से निकालते हुए रोहित ने आर्यन का गुस्सा शांत करते हुए कहा, आज शाम मेरे दोस्तों ने एक छोटी सी डिनर पार्टी रखी है, क्या हम बाप बेटे के साथ चलें? आर्यन ने रोहित की बात का जवाब नहीं दिया, मगर सनी ने आर्यन को चीयर करते हुए कहा, ऑफ कोर्स हम चलेंगे, बड़ा मजा आएगा, क्यों आर्यन? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अपनी ड्रेस खोने का बहुत अफसोस था। उधर अनिका अपने पापा गौतम गुलेरिया से फोन पर बातें कर रही थी। फोन पर अनिका पापा की किसी बात से बेहद शॉक हो गई थी। उसने हैरान होकर पूछा, मेरे मामा मुझसे मिलना चाहते हैं, मगर मैं तो उन्हें जानती तक नहीं। क्या आपको यकीन है कि वो जो कह रहे हैं वो सच है? गौतम ने अनिका की इस बात का जवाब दिया, अब सच कह रहे हैं या झूठ वो तो आकर पता चलेगा। उनका फोन आया था, उन्होंने तुम्हारी माँ का नाम लिया और तुम्हारे बारे में पूछा और कहा कि अभी थोड़ी देर में वो घर आएंगे तुमसे मिलने, तो तुम आकर मिल लो उन्हें और खुद ही पता कर लो कि वो सच कह रहे हैं या झूठ। यह कहकर गौतम ने फोन काट दिया। गौतम की बातें सुनकर अनिका बहुत हैरान हो गई थी। अनिका के पास उसकी माँ की बहुत सारी यादें तो नहीं थी, बस उसे इतना पता था कि जब वह छोटी थी तब उसकी माँ की एक रिकॉर्डिंग वो बार बार सुनती थी, जिस वॉइस रिकॉर्डिंग में अनिका की माँ स्वाति ने उसके लिए कुछ मैसेजेस छोड़े थे। उसमें से एक मैसेज बहुत खास था। अनिका की माँ ने उसे कहा था, चाहे जितना भी नाम कमा लो, हमेशा जमीन से जुड़ी रहना। तुम कौन हो, क्या कर सकती हो, ये लोगों को मत बताना, बस खुद ही याद रखना कि तुम कौन हो और क्या कर सकती हो। सालों बाद अनिका की माँ की फैमिली से कोई अनिका को मिलने आया था। अनिका के मन में भी उन्हें मिलने की
क्यूरियोसिटी जागी थी। आज तक वो अपनी माँ के किसी रिश्तेदार से नहीं मिली थी। डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल से जो उसे अपने साथ बेंगलुरु ले गई थी, वो भी उसकी माँ की मुंह बोली बहन थी। अनिका ने फोन उठाया और गुलेरिया हाउस के लिए टैक्सी बुक करवा ली। गुलेरिया हाउस में मनीषा और कामिनी को अनिका के नए रिश्तेदार के बारे में सुनकर ताजुब हो रहा था। अचानक इतने सालों बाद अनिका के मामा कहाँ से आ गए? मनीषा ने गौतम से पूछा, क्या कभी स्वाति ने अपने फैमिली के बारे में तुम्हें कुछ बताया नहीं था? गौतम ने कुछ याद करते हुए मनीषा की बात का जवाब दिया। जब हम पहले मिले थे तब मैंने पूछा था। उसने कहा था कि उसकी फैमिली पहाड़ों की उस तरफ रहती है। बहुत गरीब फैमिली से थी वो, और जब से वो फैमिली छोड़कर आई थी उसने दोबारा उन्हें कांटेक्ट नहीं किया था। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता मैं उसकी फैमिली के बारे में। मनीषा ने गौतम की यह बात सुनकर तुरंत उसे ताना मारा। बिना किसी के खानदान का पता किए शादी करने का नतीजा देख लिया तुमने। माँ तो माँ, बेटी ने भी जीना मुश्किल कर दिया है हमारा। कामिनी सोफे पर लेटकर अंगूर खा रही थी। उसने गौतम से सवाल किया, मगर आज अचानक अनिका के मामा मामी यहाँ क्यों आ रहे हैं? माँ, मुझे तो लग रहा है वो कहीं हमसे आकर पैसे की भीख न मांगने लगे। दरअसल गौतम को भी यही सवाल कब से सता रहा था। गौतम ने कामिनी की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, फोन पर वो औरत कह तो रही थी कि अनिका के मामा इस वक्त बहुत बीमार हैं और हॉस्पिटल में हैं। पहले आ तो जाने दो, देखो क्या बात करना चाहते हैं। मनीषा ने बड़े ही सख्त आवाज में गौतम से कहा, देखो पहले ही कह देती हूँ, उन भिखमंगों ने अगर पैसे मांगे तो एक भी रुपया देना मत। जिसके मामा मामी है वही पैसे दें, हम क्यों दे उसे? मनीषा की इस बात पर गौतम भी भड़क बोला, तुम तो मुझसे ऐसी बातें कर रही हो जैसे उन्होंने मुझसे पैसे मांगे और मैंने तिजोरी खोलकर उनके सामने रख दिया। गौतम को भड़कता देख मनीषा ने उसे शांत करते हुए कहा, ठीक है, अब अपना बीपी बढ़ाओ मत, और हाँ, नौकरों से कह दो कि सैनिटाइजर का डिब्बा साथ में ही रखें। पता नहीं कैसे होंगे ये अनिका के रिश्तेदार। कामिनी ने कहा, उनके आते ही पहले मैं उन पर सैनिटाइजर छिड़क दूंगी, उसके बाद ही उन्हें अंदर आने देंगे। तभी गुलेरिया हाउस की डोरबेल बजी। मनीषा ने कहा, लो भाई, आ गए भिखमंगे। कामिनी दौड़कर किचन में गई और सैनिटाइजर का एक बड़ा सा डिब्बा लेकर बाहर आई। उसने मनीषा को दरवाजा खोलने से रोकते हुए कहा, मैं खोलती हूँ। कामिनी ने दरवाजा खोलते ही सामने खड़े शख्स पर सैनिटाइजर छिड़कना शुरू कर दिया, मगर दरवाजे के सामने खड़े शख्स पर नजर जाते ही कामिनी चौंक गई। सैनिटाइजर डालने के बाद जब कामिनी ने देखा कि दरवाजे के उस पार कौन खड़ा था तो वो हैरान रह गई। थोड़ी देर देखने के बाद अचानक ही कामिनी की हंसी निकल गई। अनिका का चेहरा और कपड़े सैनिटाइजर से गीले हो चुके थे। कामिनी ने सैनिटाइजर की बोतल जमीन पर रखते हुए कहा, चलो, आज सैनिटाइजर का सही इस्तेमाल हुआ। अनिका की ओर पीठ करके कामिनी अंदर की ओर चलने लगी। अपने कपड़े साफ करते हुए अनिका भी घर के अंदर आने लगी। अंदर आती हुई अनिका से कामिनी ने कहा, कमाल है, आज तक तुमने अपनी माँ के परिवार के बारे में हमसे कुछ नहीं कहा। हाँ, वैसे भी जो कुछ भी मैंने अभी अभी उनके बारे में सुना कुछ कहने लायक है भी नहीं उनमें। जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारे परिवार वाले भिखमंगे हैं। कामिनी की बातें अनिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, मगर इस वक्त वो किसी से झगड़ा करने नहीं आई थी। वो सिर्फ अपनी माँ के परिवार को मिलने आई थी। कामिनी ने अपने हैंडबैग से टिश्यू पेपर निकाले और अपने हाथ पोंछते हुए अनिका से कहा, पिछले महीने मेरे मामा जापान से मेरे लिए ये हैंडबैग लेकर आए थे। रियल लेदर कस्टमाइज्ड हैंडबैग है, जापान के डिजाइनर शोरूम से ली है। कामिनी ने अपने हाथ में पकड़कर बैग हवा में घुमाई। शो ऑफ करते हुए उसने अनिका से पूछा, अच्छी है ना? मैं जहाँ भी जाती हूँ पहले लोग मुझसे मेरे पर्स के बारे में पूछते हैं। तोहफों से पता चलता है कि परिवार वाले एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। आज देखते हैं तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे लिए क्या लाते हैं। अरे हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारे मामा हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे परिवार वाले आज तुम्हारे लिए क्या लाने वाले हैं तोहफे में। हॉस्पिटल का बिल। यह कहकर कामिनी जोर जोर से हंसने लगी। तभी दरवाजे की ओर से एक आवाज आई, क्या मिस्टर गौतम गुलेरिया यही रहते हैं? जैसे ही सबकी नजर सामने खड़ी औरत पर पड़ी, सबकी नजर उन्हीं पर जम गई। एक 50 साल की महिला जिसने अपने आप को बिल्कुल फिट और मेंटेन रखा था। ऐसा लग रहा था उन्हें देखकर जैसे 10 साल पहले तक वो फिल्म में हीरोइन के रोल कर रही थी। हाथों की चूड़ियां, गले की नेकलेस देखकर साफ साफ समझ में आ रहा था
कि वो कोई मामूली घराने की औरत नहीं थी। उनके हाथ की हैंडबैग कामनी की हैंडबैग से कम 10 गुना ज्यादा महंगी थी। सबकी नजरों को अपने ऊपर जमी हुई देखकर साइलेंस ब्रेक करते हुए दरवाजे पर खड़ी औरत ने कहा, जी मैं मिस्टर गौतम गुलेरिया से मिलने आई हूँ। अभी अभी मैंने आपसे फोन पर बात की थी। कामनी और मनीषा ने सोचा था कि जैसे ही अनिका के परिवार वाले आएंगे वो उन पर सैनिटाइजर छिड़ककर उनका स्वागत करेंगे, मगर अंजलि आंटी को देखकर ऐसा कुछ करने की कामनी की हिम्मत नहीं हुई। कामनी और मनीषा ने अनिका के परिवार वालों की अपने मन में जो तस्वीर बनाई थी उससे बिल्कुल अपोजिट थी अंजलि आंटी। तभी अंजलि आंटी की नजर अनिका पर गई। अंजलि आंटी ने अनिका की ओर देखकर कहा, फिर मिल गए हम। तुम्हें पहली बार देखा था तब से मुझे लग रहा था कि जरूर हम दोनों के बीच में कोई पुराना कनेक्शन है। एंड आई वाज राइट। अंजलि आंटी को यहाँ देखकर अनिका हैरान हो गई। अनिका ने अंजलि आंटी से पूछा, आप यहाँ? मेरा मतलब है, क्या आप ही ने पापा को फोन करके कहा था कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं? आप मेरी मम्मी को कैसे जानती हैं? अनिका के मुंह पर हैरानी देखकर अंजलि समझ गई थी कि अनिका के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अंजलि आंटी ने अनिका से कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ पूछना है, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ इतना कहूँगी, दिस इज डेस्टिनी। कल शाम तुमने जिस आदमी को बचाया था वो तुम्हारे मामा थे। इससे ज्यादा खुशी और ताज्जुब की बात और क्या हो सकती है? मनीषा फटी हुई आंखों और खुले मुंह से बस अंजलि को देखे जा रही थी। जब मनीषा की गौतम के साथ शादी हुई थी तब कई बार उसे लोगों के तानों का सामना करना पड़ा था कि वो गौतम की पहली बेबी जितनी खूबसूरत नहीं थी। इस बात की वजह से मनीषा के मन में अपनी मरी हुई सौतन को लेकर सालों से ईर्ष्या थी। मनीषा एक साधारण परिवार की लड़की थी। उसकी परवरिश न तो रईसी में हुई थी और न ही बेहद बुरे हालात में। गौतम से शादी करने के बाद उसका उठना बैठना बड़े परिवार की औरतों के साथ होने लगा। मनीषा उन परिवार की औरतों को देखती, ऑब्जर्व करती और धीरे धीरे उन्हीं को कॉपी करने लगी। उनका रहन सहन, उनका पहनावा, बड़े परिवार की बहू बेटियों की सारी आदतों को कॉपी करके धीरे धीरे मनीषा भी उनमें से एक लगने लगी थी। जब मनीषा को पता चला कि अनिका के मामा मामी बेहद गरीब परिवार के थे, तब उसे कम से कम इस बात का सुकून मिला था कि चलो परिवार के मामले में मनीषा अनिका की मां से आगे थी। मगर अंजलि की एक झलक ने उसका ये भ्रम भी तोड़ के रख दिया। अंजलि आंटी के गले का खूबसूरत हार देखकर कामनी अपने आप को रोक नहीं पाई। वो अंजलि आंटी के पास आई और उसने अपने हाथों से उनके गले का हार को छूने लगी। कामनी ने कहा, वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इतने सारे डायमंड, क्या यह सब असली है? इससे पहले कि अंजलि कामनी की बात का जवाब देती, मनीषा ने कामनी को जवाब दे दिया, ऑफ कोर्स नकली है बेटा। आजकल अपने औकात से ऊपर दिखने के लिए लोग हर चीज नकली पहनते हैं, और इतना याद रखना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। अंजलि आंटी का बचपन एक बेहद अमीर घराने में गुजरा था। उनका परिवार न सिर्फ पैसों से अमीर था मगर संस्कार और सभ्यता से भी बहुत ऊंचा था। इसलिए किसी भी बात का बुरा मानना न तो अंजलि की आदत थी और न ही ऐसी बातों का जवाब देना उनके लिए कोई मायने रखता था। अंजलि आंटी ने गौतम की ओर देखकर कहा, क्या आप ही हो हमारी बहनोई, मिस्टर गौतम गुलेरिया? गौतम की आदत थी अमीर आदमी से बात करते वक्त वो अपना लेवल इतना गिरा देते थे कि किसी ढोंगी पंडित को भी शर्म आ जाए। गौतम को ऐसा लगता था कि ऐसा करने से सामने वाले को ऐसा लगेगा कि गौतम एक बेहद ही शरीफ और डाउन टू अर्थ आदमी है। मगर ऐसा करते हुए गौतम को ये पता नहीं था कि उसके चेहरे की लालच कोई भी अक्लमंद इंसान साफ साफ पढ़ लेता। पहले जो गौतम रुबाब के साथ बातें कर रहा था, उसने अंजलि की चमक धमक देकर तुरंत अपना एटीट्यूड बदल लिया और अंजलि से कहने लगा, यस यस, आई एम गौतम गुलेरिया। आपने मुझसे बात की थी एंड आई मस्ट से आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कहीं आप फिल्मों में तो एक्टिंग नहीं करती? गौतम के मुंह से तारीफ सुनकर अंजलि आंटी के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आया। उसने गौतम की बात का एक सीधा जवाब दिया, आपकी बात आधी सच है और आधी झूठ। गौतम अंजलि आंटी की बात सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने फिर से झूठ मूठ हंसते हुए अंजलि से पूछा, जी मैं आपकी बात समझा नहीं। अंजलि आंटी ने गौतम से कहा, फिल्म में तो काम नहीं करती, मगर हाँ मैं एक आर्टिस्ट जरूर हूँ। जब ये सारी बातें चल रही थी तब अनिका बस अंजलि को देखे जा रही थी। अनिका कभी किसी व्यक्ति से इतना प्रभावित नहीं हुई थी जितना आज अंजलि से हुई थी। अंजलि ने अनिका के सिर पर हाथ रखा और उसकी ओर प्यार से देखकर बोली,
बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। क्या हम कहीं अकेले चलकर बात कर सकते हैं? अनिका ने बिना सोचे उन्हें हाँ कर दी। अनिका अंजलि के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। जब गाड़ी धुआं उड़ाती हुई गेट के बाहर निकल गई, तब कामिनी दौड़कर गौतम के पास आई और गौतम का हाथ पकड़कर पूछा, डैड, कौन थी ये और ये सब क्या था? कामिनी अंजलि आंटी को पहचान नहीं पाई थी, क्योंकि होटल में जब किशन अंकल की हालत नाजुक थी, तब अंजलि आंटी का चेहरा काफी उतरा हुआ था और वो ठीक से किसी की ओर देख भी नहीं रही थी। उनकी नजर नीचे पड़े किशन अंकल पर ही थी, इसलिए शायद कामिनी ने अंजलि आंटी को नोटिस नहीं किया था। दरवाजे पर खड़ी मनीषा अभी भी बंगले के गेट की ओर देख रही थी। उसने मुड़कर गौतम की ओर देखा और कहा, सुना तुमने? उसने कहा, वो आर्टिस्ट थे। आर्टिस्ट का मतलब समझते हो ना? दिखने में होते बहुत खूबसूरत हैं, मगर होते हैं बहुत बड़े चालाक। अपने रूप रंग की जाल में लोगों को फंसाते हैं और फिर बड़े बड़े कांड करके निकल जाते हैं। ऐसे लोगों से न हमें सिर्फ सावधान रहना है, बल्कि दूर भी रहना है। गौतम ने बात बदलते हुए कहा, अब जो भी होगा वो अनिका की किस्मत में है। तुम भूल मत जाना, आज हमें डोगरा परिवार के साथ डिनर पर जाना है। ये बात याद आते ही मनीषा ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे हाँ, और अभी हमारा ध्यान सिर्फ उनके साथ डिनर पर होना चाहिए। कामिनी, तुमने टेबल तो रिजर्व कर दिया है ना? कामिनी ने फोन चेक करते हुए कहा, हाँ मम्मा, मैंने होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में एक स्पेशल टेबल बुक कर दिया है। वीवीआईपी रूम तो पहले से किसी ने बुक कर लिया था। अगर वो रूम मिल जाता तो बड़ा मजा आता। सिर्फ हम लोग होते और सारे वेटर सिर्फ हम सभी को सर्व कर रहे होते। ना आसपास कोई टेबल, ना कोई गेस्ट। बट आई थिंक मेरे बुक करने से पहले ही वीवीआईपी रूम किसी और ने बुकिंग कर ली थी। मनीषा ने अफसोस जताते हुए कामिनी से कहा, ओहो, बैड लक। चलो कोई बात नहीं, अभी बहुत काम बाकी है। हमें तैयार होना है, मुझे पार्लर भी जाना है। और सुनो कामिनी, आज कोई मॉडर्न ड्रेस मत पहनना। एक काम करना, कोई अच्छी सी इंडियन ड्रेस पहनना। उन्हें भी लगना चाहिए कि हमारी होने वाली बहू सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि सुशील और संस्कारी भी है। मनीषा की बात सुनकर कामिनी शर्मा गई और शर्माते हुए ही उसने मनीषा से कहा, ठीक है मम्मा, जैसा तुम ठीक समझो। गाड़ी में बैठने के बाद अंजलि आंटी ने ड्राइवर से कहा, होटल पैराडाइज इंटरनेशनल ले चलो। ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देने के बाद अंजलि बगल में बैठे अनिका को देखने लगी। अनिका को पता था कि वो जिस गाड़ी में बैठी थी वो एक बहुत ही महंगी कस्टमाइज्ड लग्जरी कार थी। किसी आम बिजनेसमैन के लिए ये कार खरीद पाना बहुत मुश्किल था। इंडियन करेंसी में इस कार की कीमत 1 करोड़ से कहीं ज्यादा ऊपर थी। अनिका के मन में अभी बहुत सारे सवाल थे, तभी उसे धीमी मगर प्यार भरी आवाज सुनाई दी, माँ के गुजर जाने के बाद तुम्हारे लिए काफी मुश्किल रहा होगा ना? ये सवाल सुनते ही अनिका का मन ही मन कुछ सोचने लगी। क्या सचमुच इतने साल काफी मुश्किल में गुजरे थे? बहुत कुछ सहा था अनिका ने इन सालों में, मगर अनिका उन इंसानों में से थी जो कभी किसी चीज की कंप्लेन नहीं करते थे। जिंदगी में जब भी किसी ने जो सवाल पूछा, उसका अपनी काबिलियत से अनिका ने जवाब देने की कोशिश की थी। न किसी जीत का जश्न मनाती और न ही किसी हार का अफसोस। अनिका की खामोशी देखकर अंजलि आंटी समझ गई थी कि अनिका को अपने बीते कल के बारे में या गुलेरिया परिवार के बारे में बातें नहीं करनी। अंजलि आंटी ने बात बदलते हुए कहा, तुम्हारे मामा अब भी हॉस्पिटल में हैं, मगर तुम तक पहुंचाया है हमारे एक खास दोस्त ने। उसने काफी मदद की हमारी, और इसीलिए आज इतने सालों बाद हम तुम्हें ढूंढ पाए हैं। तुम्हारे मामा चाहते हैं कि हम उस इंसान को एक शानदार डिनर पर ले जाएं और उन्हें थैंक्स कहें। बिना पूछे ही हमने ये प्रोग्राम बना लिया। आई होप यू डोंट माइंड। मैंने 3rd फ्लोर पर वीवीआईपी रूम बुक कर लिया है। अनिका के लिए अंजलि का प्यार देखकर अनिका अंजलि की बात को टाल न सकी। उसने एक हल्की से स्माइल देते हुए बस इतना कहा, ओके मामी, सॉरी, क्या मैं आपको मामी कह सकती हूँ? अनिका के मुंह से ये शब्द सुनते ही अंजलि आंटी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उन्होंने अनिका से कहा, अब से अगर आंटी कहोगे तो डांटूंगी। अंजलि मामी की इस बात पर अनिका और अंजलि दोनों हंस पड़े। थोड़ी देर बाद अंजलि ने अनिका से पूछा, तुम्हारी एक बेटी भी है ना? आई कांट वेट टू सी हर। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? अनिका के लिए इनकार करने का कोई सवाल ही नहीं था। अनिका ने अपनी पर्स से फोन निकाला और रिया को फोन करके कहा, बेटा, कैन यू कम ऑन द 3rd फ्लोर प्राइवेट रूम? मम्मा वांट्स टू यू मीट समवन। कम टू 3rd फ्लोर वीवीआईपी रूम।
अनिका का फोन रखते ही रिया ने आर्यन को फोन लगाया। वो उसे कहना चाहती थी कि जब वो बाहर निकले तो आर्यन थोड़ा अलर्ट रहे और किसी की नजर में न आए, मगर आर्यन फोन नहीं उठा रहा था। रोहित को पता नहीं था कि आर्यन के पास एक फोन है, इसलिए आर्यन जब भी रोहित के साथ होता अपना फोन ऐसी जगह छुपा देता जहां रोहित की नजर न पड़े। थोड़ी देर तक ट्राई करने के बाद भी आर्यन ने फोन नहीं उठाया। रिया समझ गई कि फिलहाल आर्यन रोहित के साथ में है और वो फोन नहीं उठा सकता। थर्ड फ्लोर तक पहुंचने के लिए रिया को अपने स्वीट से बाहर निकलना था, मगर वो जानती थी कि अगर रिया और आर्यन एक साथ बाहर नजर आए तो बहुत गड़बड़ हो सकती थी। कुछ देर सोचने के बाद रिया ने धीरे से मेन डोर खोला और कॉरिडोर में झांक कर देखा। जब उसे लगा कि कॉरिडोर में कोई नहीं है और इस वक्त बाहर निकलना सेफ है, तो उसने अपने स्वीट का दरवाजा बंद किया और स्टेयरकेस की ओर चली गई। रिया ने सोचा वो 1-2 फ्लोर सीढ़ियों से उतरकर बाद में लिफ्ट का इस्तेमाल कर लेगी। प्रेसिडेंशियल स्वीट की एलिवेटर कॉमन लोगों के लिए यूज के लिए नहीं थी। रिया ने सोचा वो नीचे के फ्लोर से कॉमन लिफ्ट यूज कर लेगी, जिससे रोहित के मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत जीरो हो जाएगी। इतनी प्यारी बच्ची को अकेले लिफ्ट में आते देख सरप्राइज हो गए थे सारे लोग। किसी ने रिया को चॉकलेट ऑफर की तो किसी ने उससे नाम पूछा। एक प्यारी मुस्कान देकर रिया ने सबके सवालों का जवाब दिया और लिफ्ट के बटन के पास खड़े एक आदमी से कहा, अंकल आई कांट रीच द बटन, कैन यू प्लीज प्रेस थर्ड फ्लोर फॉर मी। उस आदमी ने स्माइल देते हुए रिया के लिए थर्ड फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट जैसे ही थर्ड फ्लोर पर रुकी, रिया के साथ कुछ लोग लिफ्ट से बाहर निकले। रिया अभी आगे चलने ही लगी थी कि बगल के लिफ्ट का दरवाजा खुला और उसमें से रोहित, सनी और आर्यन बाहर निकले थे। रोहित ने बहुत ही शानदार सूट पहना था, हाथों में महंगी घड़ी और चमकती सूच में रोहित बहुत हैंडसम लग रहा था। नन्हे आर्यन ने भी सूट पहना था। रोहित की तरह वो भी आज काफी हैंडसम लग रहा था। सनी अपने यूजुअल प्रिंटेड टी शर्ट और कलरफुल पैंट्स में था। अपनी उम्र में थोड़ा छोटा लग रहा था। रोहित को देखते ही रिया अपनी जगह पर स्टैच्यू की तरह खड़ी हो गई। उसे जल्द ही कोई तरकीब सोचनी थी। अगर रोहित ने रिया और आर्यन को एक साथ देख लिया तो सारी प्लानिंग फेल हो जाती। रोहित, सनी और आर्यन कॉरिडोर में आगे चलने लगे। तभी सनी ने देखा कि उसकी शूज की लेस खुली है। वो झुककर अपनी शूज की लेस बांधने लगा। रिया दबे पांव कॉरिडोर के कोने की ओर चलने लगी। उसने सोचा कि कॉर्नर में जाकर वो एक बड़े से गमले के पीछे छुप जाएगी, लेकिन अभी वो गमले के पास पहुंचने ही वाली थी कि सनी की उड़ती हुई नजर रिया पर पड़ी। रिया को देखते ही सनी चिल्ला उठा, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने रिया की ओर देखा, फिर अपनी आंखें बंद करके मसलने लगा। फिर कॉरिडोर के उस तरफ रोहित के पास खड़े आर्यन की ओर देखा। सनी का सर चकराने लगा। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। तभी रोहित दौड़कर सनी के पास आया। पास खड़े एक आदमी ने अपनी बोतल से थोड़ा सा पानी लेकर सनी के मुंह पर छिड़का। सनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। होश में आते ही वो बार बार एक ही चीज दोहरा रहा था, आर्यन 2 है, 2 आर्यन है, आर्यन 2 है, 2 आर्यन है। रोहित ने सनी को हल्का तमाचा मारकर पूछा, सनी होश में आओ, ये क्या बोल रहे हो तुम। रोहित का हाथ गालों पर पड़ते ही वो पूरी तरह से होश में आ गया। उसने रोहित का कोट पकड़कर उससे कहा, 2 आर्यन है भैया, आपको पता है आर्यन 1 नहीं 2 है। आसपास खड़े लोग रोहित और जमीन पर पड़े सनी की ओर देख रहे थे। रोहित को सनी का यह बर्ताव बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था। उसने सनी से पूछा, सनी ये तुम क्या कह रहे हो, तुम होश में तो हो। सनी रोहित का सहारा लेकर खड़ा हो गया और रोहित से कहा, आइए भैया मैं आपको दिखाता हूँ। वो रोहित को कॉरिडोर के उस हिस्से में ले गया जहाँ उसने रिया को देखा था। उसने गमले के आसपास कॉरिडोर में हर जगह ढूंढा, मगर उसे रिया वहाँ नहीं मिली। उसने यहाँ तक कि गमला उठाकर भी देखा। सनी के इस बर्ताव को देखकर रोहित की एम्बैरेसमेंट और ज्यादा बढ़ गई। उसने अपनी आवाज बढ़ाकर सनी से कहा, सबके सामने मेरा तमाशा बना रहे हो और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रोहित की आवाज सुनकर सनी घबरा गया। सनी को अपने आप पर शक होने लगा, कहीं उसने जो देखा वो सच भी था या नहीं। बहुत ही कंफ्यूज्ड हालत में सनी अपना सिर खुजलाते हुए रोहित से कहने लगा, भैया मुझे लगता है मेरे आंखों का नंबर बदल गया है और या फिर मेरा चश्मा खराब हो गया है। मुझे अभी अभी आर्यन 2 जगह पर दिखाई दिए। आसपास खड़े लोग थोड़ा हंसकर अपने अपने काम पर लग गए। रोहित ने सनी का कॉलर पकड़कर उसके पास खींचा
और उसके कानों में कहा, सारा दिन मोबाइल पर गेम खेल खेल कर तुम्हारा चश्मा खराब नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। अगर तुम्हें किसी चीज के इलाज की जरूरत है तो तुम्हारे दिमाग की। अब चलो वीवीआईपी रूम की तरफ, कोई हमारा वहाँ इंतजार कर रहा है। रोहित आर्यन को लेकर आगे चलने लगा। सनी ने थोड़ी देर आसपास फिर से देखा और फिर अपना सिर खुजलाते हुए रोहित के पीछे चला गया। पास में रखी सर्विस ट्रॉली का एक पर्दा उठाकर रिया ने बाहर झांक कर देखा। रिया ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि रोहित, आर्यन और सनी वहां से चले गए थे, मगर रिया की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रिया ने रोहित के मुंह से साफ सुना था वो तीनों वीवीआईपी रूम में किसी से मिलने जा रहे थे और वो यही जगह थी जहां अनिका ने रिया को बुलाया था। इसका मतलब साफ था कि वो एक कॉमन गेस्ट था जो रोहित और अनिका दोनों से मिलाना चाहता था। और अगर रोहित आर्यन को लेकर अनिका के सामने चला गया तो रिया की प्लानिंग पर पानी फिर जाएगा। सर्विस ट्रॉली में काफी तौलिया और नैपकिन पड़े थे। रिया ने एक तौलियों को शॉल की तरह अपने कंधे पर डाल लिया और नैपकिन और टिश्यू पेपर से अपने चेहरे को ढक लिया। सर्विस ट्रॉली में वो सारी चीजें भी पड़ी थी जो काफी गेस्ट होटल में भूलकर चले जाते थे। रिया ने एक सन ग्लास उठाए और पहन लिए। वो सन ग्लासेज रिया के चेहरे के हिसाब से काफी बड़े थे। इस पूरे गेटअप में रिया काफी कॉमेडियन लग रही थी, मगर उसे पता था कि अगर वो ये नहीं करेगी तो रिया और आर्यन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। वहाँ रोहित, आर्यन और सनी वीवीआईपी रूम के बेहद करीब पहुँच चुके थे। तभी आर्यन को पीछे से एक आवाज सुनाई दी, ब्रदर रुक जाओ। आर्यन ने जब पीछे मुड़कर देखा तो काफी फनी लग रही रिया दौड़ के आर्यन की तरफ आ रही थी। रिया के इस गेटअप में उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। रोहित और सनी ने रिया की ओर देखा, वो हैरान रह गए। रिया आकर आर्यन के पास रुकी और आर्यन से कहा, हाय, तुम्हारे डैड मेरी मॉम से मिलने जा रहे हैं। वो दोनों की मीटिंग में आखिर हम क्या करेंगे? चलो हम प्ले एरिया में जाकर खेलते हैं। रिया को इस हालत में देखकर आर्यन को हंसी तो आ रही थी, मगर वो समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए रिया पकड़े जाने का इतना बड़ा रिस्क होने के बाद भी उठकर रोहित के सामने जो आई थी। रिया ने आर्यन से कहा, जल्दी चलो, मुझे खेलना है। सिचुएशन की सीरियसनेस समझते हुए आर्यन ने भी देर नहीं की। उसने रोहित को सिर्फ इतना कहा, मैं अपने दोस्त के साथ खेलने जा रहा हूँ। रोहित कोई जवाब दे इससे पहले आर्यन रिया के साथ प्ले एरिया की तरफ चला गया। वैसे तो रोहित आर्यन को किसी से मिलने जुलने नहीं देता था। उसने कभी आर्यन को इस तरह किसी दोस्त के साथ खेलने की इजाजत भी नहीं दी थी, लेकिन आज आर्यन को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था प्ले एरिया काफी सेफ है। होटल पैराडाइज ने छोटे बच्चों के लिए एक प्ले रूम बनाया था, जिसमें स्पेशल ट्रेंड लोग बच्चों की देखभाल करते। वो काफी सेफ जगह थी बच्चों के लिए। रोहित ने सनी से कहा, लगता है यही अनिका की डॉटर है। सनी ने हंसते हुए कहा, हाँ, शायद इसीलिए ये भी इतनी अजीब है। कितनी फनी लग रही थी ऐसे गेटअप में। सनी के मुंह से यह बात सुनकर रोहित ने सनी की ओर देखा। उसे ऊपर से नीचे देखकर रोहित ने सनी को एक स्माइल दी और कहा, आई एम श्योर वो तुम्हें फनी लग रही होगी, अब चलो अंदर। जैसे ही रोहित और सनी अंदर जाने लगे, सनी की नजर रिया के जूतों पर पड़ी। जूतों पर नजर पड़ते ही अचानक उसे याद आया, अभी लिफ्ट के पास जब उसे लगा था कि उसने दो आर्यन को देखा था, तब गमले के पास खड़े आर्यन के पैरों में यही जूते थे। सनी से अब रोहित को कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। उसने जल्दी से एक बहाना बनाया और रोहित से कहा, भैया आप अंदर चले, मैं जरा बच्चों पर नजर रखता हूँ। आर्यन भोला है, बाहर वालों से बात करने की आदत नहीं है उसे। आप तो जानते हैं ना, मैं उन्हें खेलते वक्त डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बस दूर खड़ा उन्हें देखूंगा कि वो सेफ है या नहीं। आज सनी ने शायद जिंदगी में पहली बार कोई समझदारी की बात कही थी। रोहित ने सनी की पीठ थपथपाई और कहा, गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। यूँ तो रोहित से तारीफ सुनकर सनी काफी खुश हो जाता है, मगर इस वक्त सनी के दिमाग में कोई और ही टेंशन चल रहा था। उसने रोहित को एक फेक स्माइल दी और बच्चों के पीछे चला गया। होटल की मेन लॉबी में कामिनी, मनीषा और गौतम डोगरा परिवार का इंतजार कर रहे थे। हमेशा की तरह कामिनी कुणाल को फोन लगा रही थी, मगर कुणाल उसके फोन का जवाब नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद कुणाल होटल लॉबी में आया। वो गौतम के पास आकर खड़ा हो गया। मनीषा ने कुणाल को हेलो किया। कुणाल ने बस फॉर्मेलिटी में अपना सिर हिला दिया। कुणाल का उतरा हुआ चेहरा देखकर कामिनी ने उसे चीयर करने की कोशिश की। कामिनी कुणाल के पास आई और उसका एक हाथ पकड़कर बोली, देखो
कैसी हालत कर दी है उस अनिका ने कुणाल की। आखिर इतना बड़ा धोखा कोई कैसे दे सकता है। वो चालबाज औरत एक मौका नहीं छोड़ती हमें नीचा दिखाने का। अब देखो कितना बड़ा ढोंग करके कुणाल को फंसाने की कोशिश कर रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि ऐन वक्त पे उसकी पोल खुल गई और कुणाल को उसकी असलियत पता चल गई। कुणाल अब तक ये भी नहीं जान पाया था कि वो ज्यादा दुखी किस चीज से था, सबके सामने जो उसकी बेइज्जती हुई थी उस बात से, या इतने दिनों से उसने अनिका को नहीं देखा था उससे। कुणाल कुछ परेशानी में है ये देखकर गौतम ने उससे पूछा, क्या हुआ कुणाल, कोई टेंशन है? अगर कोई टेंशन है तो मुझे बताओ। इफ आई कैन बी ऑफर सम हेल्प। कुणाल ने बड़े रूडली गौतम को जवाब दिया, व्हाट कैन यू डू? आप क्या मदद कर सकते हैं मेरी? कुणाल का गुस्सा देखकर गौतम ने अपनी बात बदल दी। मेरा मतलब वो नहीं था कुणाल, मैं जानता हूँ तुम स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, तुम्हें किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें टेंशन में देखा इसलिए पूछ लिया। कुणाल इस वक्त किसी से कोई बात करने के मूड में नहीं था, न ही वो गौतम के परिवार से मिलना चाहता था। उसके परिवार का हुक्म था, इसलिए वो बस इन्हें मिलने चला गया। तभी कुणाल को उसके एक बिजनेस एजेंट का फोन आया। उस बिजनेस एजेंट ने कुणाल से कहा कि दिल्ली वाले मल्होत्रा इस वक्त मनाली में होटल पैराडाइज की वीवीआईपी रूम में किसी से मीटिंग कर रहे हैं। ये बात सुनते ही कुणाल के चेहरे पर चमक आ गई। दिल्ली के मल्होत्रा अक्सर अपने रॉ मटेरियल मनाली से ही मंगवाते थे, मगर उनका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ ही फिक्स था। कुणाल जानता था कि अगर किसी तरह वो मल्होत्रा को अपनी ओर कर ले तो डोगरा खानदान 1 या 2 साल में ही मनाली का सबसे पैसे वाला खानदान बन जाएगा। तभी होटल का एक स्टाफ कामनी के पास आया और बोला, मैम योर टेबल इज रेडी, प्लीज प्रोसीड टू रेस्टोरेंट ऑन 4th फ्लोर। कामनी, मनीषा और गौतम होटल स्टूअर्ड्स के पीछे चलने लगे। कुणाल भी कुछ सोचते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगा। वीवीआईपी रूम में जैसे ही रोहित वीवीआईपी रूम में दाखिल हुआ, अनिका उसे देखकर सरप्राइज हो गई। उसने नहीं सोचा था कि उसके मामा उसे जिससे मिलाना चाहते थे वो रोहित मारवा था। उसे ये तक समझ नहीं आ रहा था कि मामा मामी को मुझ तक पहुंचने में रोहित ने क्या मदद करी होगी। जैसे ही रोहित और अनिका की नजरें मिली, हमेशा की तरह वे एक दूसरे को देखते रह गए। रोहित की स्टाइल, उसका एटीट्यूड, उसके कपड़े पहनने का ढंग, अगर रोहित और अनिका को कोई अचानक देख ले तो उन्हें एक कपल ही समझेंगे। थोड़ी देर तक एक दूसरे को देखने के बाद रोहित को लगा कि अब उससे कोई बात करनी चाहिए। जब कोई टॉपिक नहीं मिला तो रोहित ने अनिका से कहा, वो मैं मेरे बेटे आर्यन को लेकर आया था आपसे मिलने, मगर मुझे लगता है आपके बेटे उसे बाहर मिल गई और दोनों बच्चे प्ले एरिया में खेलने चले गए। रिया की शैतानियां कभी कभी अनिका के लिए सर दर्द बन जाती। अनिका ने उसे अपने आंटी से मिलने बुलाया था, फिर भी वो खेलने चली गई थी। अनिका को रिया पर थोड़ा गुस्सा आया। अनिका को ये भी पता था कि रोहित अपने बेटे को लेकर काफी पॉजिटिव था। रोहित अनिका को 10 बार वार्न कर चुका था कि वो उसके बेटे से दूर रहे, जबकि हकीकत ये थी कि वो उसे एक बार भी नहीं मिली थी। ऐसे में अगर रिया ने कोई शैतानी करके आर्यन को रुला दिया या उसे किसी बात को लेकर हर्ट कर दिया तो पता नहीं रोहित अनिका पर कैसे कैसे इल्जाम लगाएगा। अनिका ने रोहित से माफी मांगते हुए कहा, माफ कीजिएगा, वो मेरी बेटी थोड़ी शैतान है, मगर आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर उन्हें लेकर आती हूँ। अनिका जल्दी में वीवीआईपी रूम के दरवाजे से बाहर निकल गई। निकलते वक्त अनिका का कंधा रोहित के कंधे से टकरा गया और रोहित ने अपना बैलेंस घुमा दिया। अनिका अपने टेंशन में थी, इसलिए उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि वो बाहर निकलते वक्त रोहित से टकराई थी। टकराते वक्त अनिका का स्पर्श महसूस करते ही रोहित एक गहरी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के लिए रोहित को ऐसा लगा जैसे ये स्पर्श उसने पहले भी कभी महसूस किया था। उधर 4th फ्लोर पर पहुंचते ही कुणाल ने गौतम और कामनी से कहा, आप लोग रेस्टोरेंट में जाएं, मैं अभी एक फोन कॉल निपटा कर आता हूँ। इतना कहकर कुणाल झूठ मूठ फोन पर किसी से बात करते हुए स्टेयरकेस से नीचे की ओर उतर गया। 3rd फ्लोर पर आते ही उसने बेल बॉय से पूछा, वीवीआईपी रूम कहाँ है? बेल बॉय ने उसे कॉरिडोर राइट हैंड साइड जाने का इशारा किया। कुणाल किसी भी तरह मल्होत्रा को मिलकर उनसे डील करना चाहता था। वो जैसे ही कॉरिडोर में आगे चलने लगा, एक लड़की से टकराया। दोनों टकराकर एक दूसरे को सॉरी कहने लगे। तभी कुणाल ने देखा कि वो जिस लड़की से टकराया था वो अनिका थी। अनिका को देखते ही कुणाल को एक बात का पता चल गया था
कि वो इतने दिनों से सिर्फ इसलिए डिप्रेस्ड था क्योंकि वो अनिका को मिस कर रहा था। वो सिर्फ इसी वजह से अपसेट रहता था क्योंकि वो अनिका का चेहरा नहीं देख पा रहा था। कुणाल को इस बात का यकीन हो चुका था कि वह अनिका से प्यार करने लगा था। कुणाल की यही बात उसे बिना पता चले उसके होठों पर आ गई और उसने एक लंबी सांस खींचकर अनिका से कह दिया, आई लव यू अनिका। किसी फिल्मी हीरो की तरह कुणाल ने अनिका को प्रपोज कर दिया। मुस्कुराते हुए कुणाल का चेहरा देखकर अनिका को उस पर घिन आ रही थी। अनिका के दिल में आया कि उसे एक थप्पड़ मार दे, मगर अनिका का स्वभाव ने उसके हाथ बांध रखे थे। कुणाल की बातों का बिना रिएक्शन दिए अनिका वहां से आगे चलने लगी। कुणाल पीछे से दौड़कर आया और फिर से अनिका का रास्ता रोक लिया। इस बार कुणाल अनिका के साथ ऐसी बातें करने लगा जैसे उसका हृदय परिवर्तन हो गया था और अब वो बिल्कुल शरीफ लड़का बन चुका था। कुणाल ने अपनी आवाज और आंखों में मासूमियत लाने की कोशिश की और अनिका से कहने लगा, देखो अनिका, उस दिन बॉल रूम में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर मैं किसी को सच्चे दिल से पसंद करता हूँ तो वो सिर्फ तुम हो। मुझे आज तक ऐसी फीलिंग्स किसी के लिए नहीं आई। उस दिन से लेकर आज तक मैं न तो किसी दोस्त से मिला, ना ही कहीं बाहर गया और ना ही मेरा किसी काम में मन लग रहा है। मैं रात दिन बस तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। कुणाल की बातों का अनिका पर कोई असर नहीं हो रहा था। अनिका को जल्द से जल्द रिया के पास पहुंचना था। अनिका जैसे ही आगे बढ़ने लगी, कुणाल ने फिर से उसका रास्ता रोककर उससे पूछा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कहाँ जा रही हो तुम? कुणाल की इस बात का अनिका ने गुस्से से जवाब दिया, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब? देखो कुणाल, हमारे बीच में जो जबरदस्ती का रिश्ता जुड़ा था वो भी अब कानूनी तौर पर खत्म हो चुका है। डिवोर्स पेपर पे तुम्हारे भी सिग्नेचर हैं और मेरे भी, ये मत भूलो। कुणाल ने भी अपनी आवाज चढ़ा ली और अनिका से कहा, जो बीत गया है उसे भूल जाते हैं और एक नया रिश्ता बनाते हैं। अनिका ने कुणाल को रास्ते से हटाने की कोशिश करते हुए कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज गिव मी माई वे। कुणाल के लिए शरीफ बनने की एक्टिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट काम था। अनिका का गुस्सा देखकर वो फिर से अपने असली रंग में आ गया और अनिका पर एहसान करने वाला हो इस तरह अनिका के साथ बातें करने लगा। कुणाल ने अनिका से कहा, ओके ओके, अब शांत हो जाओ। देखो मैं कह रहा हूँ, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्यों ना हम अब साथ में ही रहें। मैं जानता हूँ मेरी फैमिली वाले तुम्हें पसंद नहीं करते, इवन आई एम वॉरिड अबाउट दैट, मगर तुम फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ सोच लिया है। मनाली से थोड़ी ही दूर मैं तुम्हें एक शानदार फार्म हाउस दिला दूंगा। तुम वहाँ बड़े आराम से रहना, नौकर चाकर सब कुछ होगा तुम्हारे पास। तुम्हारे कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी। महीने के महीने तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा दिया करूंगा। एंड देन वी विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। कुणाल के यह ऑफर सुनकर अनिका के जी में आया कि वो कुणाल की जबान खींच ले, लेकिन अनिका ने अपने आप को शांत करते हुए खुद को समझाया कि जब कुणाल उसकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं रखता तो ऐसे आदमी को जवाब देने से कोई फायदा नहीं। अनिका ने कुणाल की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है। ऐसा कहकर अनिका ने कुणाल के ईगो पर वार किया था। कुणाल से बचकर अनिका प्ले एरिया की तरफ आगे बढ़ने लगी। अपने आप को एक बहुत बड़ा बताने के लिए कुणाल पीछे से अनिका को अपने फ्यूचर प्लान बताने लगा। तुम जानती हो आज यहाँ मैं क्यों आया हूँ? अनिका को ये न तो कुणाल में इंटरेस्ट था और ना वो यहाँ क्या करने आया है, इस बात को लेकर उसे कोई फर्क पड़ता था। जब कुणाल ने देखा कि उसकी बात सुनकर अनिका नहीं रुकी, तब कुणाल ने उसे कहा, मैं यहाँ दिल्ली के मल्होत्रा के साथ मीटिंग करने आया हूँ। ये नाम सुनते ही अनिका के कदम रुक गए। कुणाल को लगा मल्होत्रा के नाम का असर अनिका पर भी हो गया था। अपनी बड़ाई मारते हुए कुणाल ने आगे कहा, उनके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस डील क्रैक करने आया हूँ। देखना, ये डील क्रैक करते ही 1 साल के अंदर मैं मनाली का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। कुणाल अनिका के बिल्कुल पास आकर उसके कानों में कहने लगा, अगर मैं अमीर बन गया तो तुम्हें भी निराश नहीं करूंगा। चलो अगले महीने से तुम्हें महीने के पूरे 1.5 लाख दे दिया करूंगा। अब तो खुश हो ना? 1.5 लाख की सैलरी अनिका राजलक्ष्मी को हर महीने दिया करती थी, मगर यह बात अनिका कुणाल को नहीं बताना चाहती थी। अनिका सिर्फ कुणाल से ये जानना चाहती थी कि आखिर अंजलि आंटी और किशन अंकल से कुणाल का क्या कनेक्शन था। जब अनिका को चुपचाप खड़ा देखा तो कुणाल को ऐसा लगा कि अनिका को रकम कम लग रही थी।
कुणाल अनिका के आसपास घूमने लगा और थोड़ा सोचकर अनिका से बोला, चलो ठीक है, तुम्हारी रकम 2.5 लाख कर देता हूँ, अब तो खुश हो ना। कुणाल की इतनी गिरी हुई बातें सुनकर अनिका को अब कुणाल पर गुस्सा नहीं बल्कि तरस आने लगा था। कुणाल हैवानियत की सारी हदें पार कर चुका था। अनिका ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा ना कुणाल, मुझे खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है। अनिका का जवाब सुनकर कुणाल शॉक हो गया। कुणाल ने अनिका से कहा, अरे यार, तुम्हें 2.5 लाख भी कम लग रहा है। अब समझा, दरअसल चिंता तुम्हें अपनी बेटी की है। चलो, मैं तुम्हारी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हूँ, मगर हाँ, उसे मैं अपना नाम नहीं दूंगा। वो जब बड़ी हो जाएगी उसकी शादी का सारा खर्च मैं ही उठाऊंगा। उसके लिए एक अच्छा सा दुल्हा ढूंढेंगे और उसकी शादी करवा देंगे। डोंट वरी अबाउट डैट। बस तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि कहीं आगे चलकर वे अपने आने वाले भाई बहनों के साथ कोई झगड़ा न करें, क्योंकि डोगरा खानदान की प्रॉपर्टी पर सिर्फ हमारे बच्चों का हक होगा, उसका नहीं। अगर तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारी हर बात माफ करके तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। कुणाल अनिका को माफ कर देगा। ये बात सुनकर अनिका को बहुत अजीब लगा। उसने बहुत हैरानी से कुणाल की तरफ देखा और उससे पूछा, तुम मुझे माफ कर दोगे? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कुणाल ने अनिका की इस बात का भी उल्टा मतलब निकाला। उसे लगा अनिका को उसकी ऑफर पसंद नहीं आई थी, इसलिए अब उसने अपनी ऑफर बदल डाली। कुणाल ने अनिका से कहा, अगर तुम चाहती हो कि हम पहले की तरह शादी करके एक दूसरे के साथ रहें और तुम्हारी बच्ची को भी मैं अपना लूं, तो मैं तुम्हें कह दूं कि ये पॉसिबल नहीं है। मनाली में तुम्हारा नाम बहुत खराब हो चुका है, आखिर तुम्हारी एक नाजायज औलाद है। अनिका ने एक हाथ से कुणाल को धक्का देते हुए कहा, अब बहुत हो चुकी तुम्हारी बकवास, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। जैसे ही अनिका आगे चलने लगी, कुणाल ने जोर से चिल्लाकर कहा, ठीक है, मान गया। चलो बाबा, तुम्हारी सारी शर्तें मान गया। मैं तुमसे शादी भी करूंगा और तुम्हारी नाजायज बच्ची को अपना नाम भी दूंगा। अब खुश? वैसे भी मेरे दादाजी चाहते थे कि मैं तुमसे ही शादी करूं। यह कहकर कुणाल अनिका के पास आया और जबरदस्ती अनिका का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने अनिका का हाथ पकड़ा, अनिका को पीछे से जोर से एक धक्का लगा और अनिका सामने वाली दीवार से जाकर टकरा गई। धक्का इतनी जोर से लगा था कि अनिका 1 मिनट तक ये भूल गई थी कि वो कहाँ खड़ी थी। बस धीरे धीरे कुणाल की आवाज उसके कानों पर पड़ने लगी, आर यू ऑल राइट? अनिका, क्या तुम ठीक हो? अनिका ने जब अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो बेहद गुस्से में बिखरे बाल और लाल आंखों से कामिनी अनिका को देखे जा रही थी। कुणाल ने कामिनी को डांटते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? और ये क्या किया तुमने? कामिनी ने अनिका की ओर इशारा करते हुए कहा, ये लड़की जादू चलाने की कोशिश कर रही है तुम पे। तुम समझते क्यों नहीं हो कुणाल? बचपन से ये मुझसे जिलस थी। मुझे जो चीज चाहिए वो इसने छीनने की कोशिश की। ये तुम्हें भी छीनने की कोशिश कर रही है कुणाल। कांट यू सी? आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी इसे। कामिनी अनिका पर अटैक करे उससे पहले कुणाल ने कामिनी को दोनों हाथों से पकड़कर रोक लिया। उसी वक्त गौतम गुलेरिया और मनीषा भी होटल कॉरिडोर में आ पहुंचे। इस बार उनके साथ कुणाल के पापा कमल डोगरा भी मौजूद थे। गौतम ने कामिनी की ओर देखकर पूछा, कामिनी, क्या हो रहा है ये सब? और अनिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी मनीषा बीच में आकर सबसे कहने लगी, मैं बताती हूँ यह क्या कर रही है। इसे कहीं से पता चल गया होगा कि आज डोगरा परिवार और गुलेरिया परिवार मिलकर कुणाल और कामिनी की सगाई की बात तय करने वाले हैं और हमेशा की तरह हमारी खुशियों पर बुरी नजर डालने यहाँ आ गई है। फिर कुणाल को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की होगी। इसे लग रहा होगा कि वजन घटाने से यह बहुत खूबसूरत हो गई है और कुणाल इसके जाल में फंस जाएगा, मगर इसे पता नहीं कि कुणाल समझदार लड़का है। असली और नकली सोने की परख है इसमें। गौतम गुलेरिया ने कमल डोगरा के सामने हाथ जोड़कर उनसे विनती की, कमल जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ करें। अनिका मेरी ही बेटी है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। अपनी छोटी बहन से बहुत ईर्ष्या करती है ये, इसलिए जब भी कोई खुशी का मौका होता है उसमें अनिका कोई न कोई बाधा डालने की कोशिश जरूर करती है। गौतम ने अपने हाथ की छड़ी से अनिका की ओर इशारा करके उससे कहा, देखो अनिका, ये आखिरी बार कह रहा हूँ तुमसे, कामिनी और कुणाल से दूर रहो। समाज में बहुत बेइज्जती करा चुकी हो तुम हमारी ऑलरेडी। अब बाकी क्या रह गया है? चली जाओ हमारी जिंदगी से दूर। कुणाल जो अब तक खामोश खड़ा सब कुछ सुन रहा था, अब अनिका की बुराई सुनना उसके बस से बाहर हो गया था।
उसने अपनी दोनों मुट्ठी बांध ली और गौतम की ओर देखकर गुस्से से कहा, बस कीजिए आप लोग, इस सब में अनिका की कोई गलती नहीं है और अगर आप किसी ने उसे बुरा कहा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कुणाल के मुंह से ये बातें सुनकर सभी हैरान हो गए। कामनी फटी हुई आंखों से कुणाल को देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी जो उसने सुना वो सब कुछ सच था। वो अनिका की साइड लेकर बोल रहा था। कुणाल अनिका के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और गौतम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने सबकी ओर देखा और कहा, मैं और अनिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमने फैसला किया है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ये बात सुनते ही कामनी एक झटके से जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे मगर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। गौतम, मनीषा और कमल डोगरा कुणाल के इस डिसीजन से शॉक हो चुके थे। कुणाल ने अपने पापा कमल के पास आकर कहा, देखिए पापा, न तो मैं ये किसी की इन्फ्लुएंस में आकर कह रहा हूँ और न ही अनिका ने मुझ पर कोई जादू टोना किया है। मैं जो कह रहा हूँ वो हम दोनों का म्यूचुअल डिसीजन है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं और मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। मनीषा आगे आकर कुणाल को समझाने लगी, बुराई है बेटा, बहुत बुराई है। सबसे बड़ी बुराई तो यह है कि ये शादी के पहले ही किसी और के बच्चे का माँ बनने वाली थी। भूल गए कितनी बेइज्जती हुई थी हम दोनों खानदान की, और अब ये लड़की अपना वजन घटाकर चेहरे पर मेकअप लगाकर फिर से आई है तुम्हें फंसाने के लिए। जैसे ही इसे पता चला कि तुम अब कामनी से प्यार करते हो, बहुत जल्द तुम दोनों शादी करने वाले हो, तो इसने तुम पर अपना जादू चलाना शुरू कर दिया। बेटा, बचपन से पाल पोस कर जिस लड़की को हमने बड़ा किया, उस लड़की को हमसे बेहतर और कौन जान सकता है। मैंने अपनी सगी बेटी समझकर पाला था इसे, और देखो ये मेरी ही बेटी की खुशियाँ छीनना चाहती है। यह सिर्फ भोले बनने का ढोंग करती है। तुम इसके जाल में मत फंसो बेटा। अरे जो हमारी नहीं हो सकी वो तुम्हारी कैसे होगी। कामनी की ओर देखो बेटा, बचपन से तुम्हें प्यार करती है वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी। मनीषा ने देखा कि कुणाल के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी और लगभग उसने मनीषा की सारी बातें अनसुनी कर दी थी। तो मनीषा हाथ जोड़कर कमल डोगरा से विनती करने लगी, देखिए कुणाल तो बच्चा है, अभी ना समझ है, आप ही समझाइए इसे। असली नकली के बीच का फर्क भूल गया है आपका बेटा। कहिए इसे कि जल्दबाजी में कोई ऐसा वैसा फैसला न करे जिससे दोनों खानदान की जिंदगियां तबाह हो जाएं। कमल डोगरा थोड़ी देर शांत रहे। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने गौतम और मनीषा से कहा, देखिए ये शादी ब्याह के फैसले पूरी जिंदगी के लिए होते हैं। ऐसे फैसले हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जिन्हें पूरी जिंदगी साथ रहना है उन्हीं पर यह फैसला छोड़ देना चाहिए। कमल ने कुणाल की ओर देखकर उससे पूछा, कुणाल, क्या तुम श्योर हो कि तुम अनिका के साथ दोबारा शादी करना चाहते हो? कुणाल ने एक बार अनिका की ओर देखा और फिर अपने पापा कमल डोगरा की ओर देखकर कहा, हाँ पापा, मैं अनिका से शादी करना चाहता हूँ। कमल डोगरा धीरे धीरे चलकर अनिका के पास आए। चक्कर आने की वजह से अनिका अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, मगर जो कुछ भी उसके आसपास चल रहा था वो सुनकर उसे बहुत अजीब लग रहा था। अनिका के बिल्कुल पास आकर कमल डोगरा ने अनिका से पूछा, अनिका, क्या तुम कुणाल के साथ दोबारा शादी करना चाहती हो? सबकी नजर अनिका पर थी। कामनी ने अपने मुंह पर हाथ रखा था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि जैसे ही अनिका हाँ कहेगी वो कॉरिडोर में रखे 100 पीस से अनिका के सर पर वार कर देगी। अनिका ने बिना वक्त लगाए एक ही सेकंड में कमल डोगरा के सवाल का जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं।